तो दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जहाँ पर पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है और इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचा है। सिर्फ बचती है एक लड़की और उसके साथ बचता है उसका एक स्टूडेंट जो कि एक छोटा सा बच्चा है। अब ये लड़की उसके साथ रिलेशन बनाकर यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहती है। तो आगे इस मूवी में क्या क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डिडेक है, जो कि अपने मैकेनिक के साथ एक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पर एक रेडियो बजता है। रेडियो से पता चलता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में इमरजेंसी आ चुकी है। तभी वो मैकेनिक आकर उस रेडियो को बंद कर देता है। वो मैकेनिक डिडेक से कहता है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इस दुनिया पर जरूर एलियंस आने वाले हैं, ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। खैर अब हम एल्बा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ट्रैवल कर कर अपने फादर से मिलने के लिए जा रही है, जिनका नाम होता है डारा। अब एल्बा अपने फादर के पास पहुंचती है जो कि माइनिंग कर रहा है। जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचती है तो उसे वहां पर ठंड लगने लगती है क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ होता है। एल्बा अपने फादर से पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तब उसके फादर उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है, प्रकृति के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है और जरूर प्रकृति कुछ न कुछ इनके साथ गलत करने वाली है क्योंकि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव लगातार होता जा रहा है। एल्बा अपने फादर से कहती है ये सब बातें छोड़िए और कुछ बताइए। जब उसका फादर उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगता है। खैर अब इसके बाद एल्बा अपनी स्कूटी पर बैठकर शहर के अंदर पहुंच जाती है जहां पर एल्बा मिलती है डिडेक से। एल्बा डिडेक की इंग्लिश टीचर है जहां पर वो मिलती है डिडेक की मॉम से। एल्बा डिडेक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और वो उसकी मॉम से कहती है कि डिडेक एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और वो जल्दी सभी चीज़ें सीख जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आकर डिडेक को बुली करने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उन बच्चों को वहाँ से भगा देती है। अब जब डिडेक की मॉम उन सबकी इंसल्ट करती है तो वो बच्चे उनसे कह के जाते हैं कि हम जरूर डिडेक को दोबारा से सबक जरूर सिखाएंगे क्योंकि तुमने हमारी इंसल्ट की है तो हमें इसका जवाब जरूर देना होगा। खैर अब इसके बाद एल्बा वापस से अपने घर की ओर आ जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर यहाँ से जा रहे हैं। दरअसल उसके फादर बार्सिलोना किसी काम की वजह से जा रहे होते हैं। एल्बा उन्हें बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। खैर अब इसके बाद एल्बा अपनी स्कूटी पर बैठकर शहर की तरफ जाने लगती है। इधर हम दूसरी तरफ डिडेक को देखते हैं जिन्हें कुछ बच्चों ने पकड़ लिया है और ये वही बच्चे हैं जिनकी उसकी मॉम ने इंसल्ट की थी। वो बच्चे डिडेक को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। ये चीज़ रास्ते में जा रही एल्बा भी देख लेती है और वो अपनी स्कूटी को रोककर डिडेक को बचाने के लिए आने लगती है। जब वो बच्चे एल्बा को आते हुए देखते हैं तो वो जल्दी से डिडेक को पानी के अंदर फेंक देते हैं। अब एल्बा भी डिडेक को बचाने के लिए पानी के अंदर ही कूद जाती है। अब धीरे धीरे डिडेक डूबते डूबते नीचे की ओर जाने लगता है क्योंकि डिडेक को तैरना नहीं आता था। अब एल्बा उसे बचाने के लिए नीचे की ओर जाने लगती है। तभी बाहर की ओर बहुत ही तेज बिजली कड़कती है जिसे लोग रेड स्टॉर्म कहते हैं। इस रेड स्टॉर्म का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये पानी के अंदर भी देखा जा सकता है, लेकिन एल्बा और डिडेक पानी के इतने ज़्यादा अंदर होते हैं कि उन तक इस चीज़ का असर नहीं पहुँचता। अब एल्बा किसी तरीके से डिडेक को पकड़कर थोड़ी देर बाद ऊपर को लेकर आती है, लेकिन जब वो ऊपर आकर देखती है तो वो देख पाती है कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सभी चीज़ तबाह हो चुकी है और इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचा है, सबके सब मारे जा चुके हैं। ये रेड स्टॉर्म इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया होता है। अब डिडेक और एल्बा इस वजह से बच पाए क्योंकि वो पानी के अंदर थे। अब उन्हें इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। एल्बा बड़ी मुश्किल से डिडेक को होश में लाती है। ये लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो इनके चारों तरफ बिजलियाँ ही बिजलियाँ कड़क रही होती है। जब ये लोग आगे चलकर देखते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर सभी चीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, सारे के सारे इंसान मर चुके हैं, अब इस दुनिया पर कुछ भी नहीं बचा है। डिडेक ये सब चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अब अपने घर जाना चाहता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी थी। जब वो अपनी माँ की डेड बॉडी को देखता है तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब एल्बा उसे बड़ी मुश्किल से रोकती है क्योंकि वो घर ब्लास्ट होने वाला है। एल्बा किसी तरीके से उसे पीछे की ओर लेकर आती है और तभी उसी वक्त वो घर ब्लास्ट हो जाता है। एल्बा जानती है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए किसी को भी ढूंढने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए एल्बा डिडेक को लेकर अपने फादर की उस माइन में आ जाती है। माइन के अंदर पहुँचने के बाद एल्बा कुछ कंबल और कुछ कपड़े डिडेक को दे देती है ताकि डिडेक थोड़ा आराम कर सके। खैर अब अगले दिन की सुबह को ये दोनों दोबारा से चलना शुरू करते हैं और अब एल्बा पहुंचती है अपने घर की ओर। जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है और अब वो पहुंचती है अपने फार्म हाउस में, जहां पर पहुंचकर वो अपने फादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता।
वो डी-टैग को किसी रेडियो को चेक करने के लिए कहती है। जब वो लैपटॉप को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लैपटॉप में बैटरी नहीं है। अब एल्बा ये सब चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई बचा होगा तो वो उससे कांटेक्ट कैसे करे। उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो ज़रूर बचा होगा जो कि उनकी इस आवाज़ को सुन सकेगा। वो पूरे शहर में घूमते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। तब डी-टैग एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी के पास पहुँचता है और वहाँ पर उसे एक गन मिलती है। जब ये चीज़ एल्बा देखती है तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है और वो डी-टैग को बताती है कि अब हम लोग बार्सिलोना जाने वाले हैं। तभी एल्बा की नज़र वहाँ पर पड़ी एक स्कूटी पर पड़ती है। वो उस पर बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तब डी-टैग पीछे से धक्का लगाकर उसे चलाने की कोशिश करवाता है, लेकिन तभी उनकी स्कूटी के सामने एक पत्थर आ जाता है जिसकी वजह से एल्बा उस स्कूटी पर से गिर जाती है और उसके पेट में एक नुकीली चीज़ घुस जाती है और इसके बाद इन ना चाहते हुए भी अपने घर पर आना पड़ता है। एल्बा को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और ये सब चीज़ वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है कि किस प्रकार से उसे चोट लगी। एल्बा अपने फादर की डायरी को देखती है। उनकी डायरी को पढ़ने के बाद एल्बा को एहसास होता है कि उसके पिता सही कह रहे थे, प्रकृति हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत करने वाली है और ये सब हमारे साथ हो भी रहा है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्पलेस हूँ। मुझे पता है कि मैं कितनी भी मदद मांगने की कोशिश कर लूँ लेकिन मेरी यहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद वो सो जाती है। रात में डी-टैग उसकी तबीयत को देखने के लिए उसके पास आता है। डी-टैग देख पाता है कि एल्बा की धीरे धीरे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी है। वो उसके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही थी। अब जब डी-टैग एल्बा के घावों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि एल्बा को इन्फेक्शन हो गया है। डी-टैग एल्बा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे इस दर्द की दवाई लेकर जरूर आऊँगा। एल्बा डी-टैग को बताती है कि किस दवा से मेरी चोट ठीक होगी और इसके बाद डी-टैग उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे इस जख्म की दवाई जरूर लेकर आऊँगा। एल्बा उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारा अकेले बाहर जाना सही नहीं है। और इसके बाद वो एल्बा को बिना बताए उसके जख्मों की दवाई लेने के लिए निकल जाता है। वो कभी भी अकेला बाहर नहीं निकला लेकिन अब उसे एल्बा की दवाई लेने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। सुबह सुबह वो दवाई भी लेकर आ जाता है और सुबह होते ही वो एल्बा को दवाई भी दे देता है। खैर अब इसके बाद डी-टैग बाहर आकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर बैठकर अपने पुराने वाले घर की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी पहले कितनी ज़्यादा खुशहाल थी, वो कितनी बढ़िया तरीके से रहता था, लेकिन अब कोई भी नहीं बचा। खैर अब अगले दिन जब एल्बा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सारे घाव ठीक हो चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से ठीक है। जैसे ही डी-टैग को ये चीज़ पता चलती है तो वो तुरंत ही एल्बा को गले लगा लेता है। दरअसल एल्बा के ठीक होने से डी-टैग बहुत ही ज़्यादा खुश था। खैर अब रात होते ही एल्बा दोबारा से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है और वो उसमें बताती है कि किसी भी तरीके से उसे बार्सिलोना जाना है। खैर अब अगले दिन जब डी-टैग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एल्बा नहीं है और तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है एल्बा की बेडशीट पर और वो देखता है कि एल्बा की बेडशीट पर खून लगा हुआ है। और अब डी-टैग सोचने लगता है कि ज़रूर एल्बा के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और अब वो अपनी साइकिल उठाकर एल्बा को ढूंढने लगता है और फाइनली उसे एल्बा मिल भी जाती है। डी-टैग एल्बा से पूछता है तुम ठीक तो, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, जिस पर एल्बा उससे कहती है कि मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से डी-टैग की नज़र एल्बा की थाई पर पड़ती है और वो समझ नहीं पाता है। वो एल्बा से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पैरों पर खून लगा हुआ है। तब एल्बा उसे बताती है कि हाँ मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन इस बात को डी-टैग समझ नहीं पाता। वो एल्बा से पूछता है कि पीरियड्स क्या होते हैं और इसके बाद एल्बा डी-टैग को पीरियड्स के बारे में पूरी डिटेल से बताती है। अब ये सब सुनने के बाद डी-टैग एल्बा से कहता है कि क्या तुम बच्चे पैदा करने के लिए अब तैयार हो, जिस पर एल्बा उससे कहती है कि हाँ मैं बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ। फिर डी-टैग उससे कहता है कि क्या तुम बच्चे पैदा करना चाहती हो, जिस पर एल्बा उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और उसके साथ पानी से मजाक करने लगती है। तब डी-टैग एल्बा की छाती को छूने की कोशिश करता है। तब एल्बा उससे कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और वो उसे ये सब करने के लिए मना करती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों अपने घर चले आते हैं। इनका समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डी-टैग के हाथों में एक गन होती है। जब एल्बा डी-टैग के हाथ में गन देखती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो डी-टैग के पास आकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। तब डी-टैग उसे बताता है कि मैंने ये गन पुलिस वालों की कार में से ली थी। तब एल्बा उसे कहती है कि तुम ये गन जाकर उनकी कार में ही रख कर आओ। डी-टैग एल्बा को समझाता है कि अब मुझे गन चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि अब मैं घर का मर्द हूँ, मुझे किसी भी तरीके से तुम्हारी रक्षा करनी है। एल्बा डी-टैग से कहती है कि तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए किसी भी बंदूक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी-टैग उसकी बात को नहीं मानता और अपने घर के अंदर आ जाता है।
अब ऐसे ही इन्हें बहुत सारा समय बीत जाता है। अब एल्बा भी समझ चुकी थी कि अब इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए इन दोनों को किसी भी तरीके से यहाँ पर सही सलामत रहना होगा। इसलिए अब एल्बा अपने फादर की सर्वाइवल बुक को पढ़ने लगती है, जैसे कि कैसे पौधे उगाते हैं और कैसे सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इस बुक में सभी चीज़ों की जानकारी होती है। एल्बा अपनी सभी चीज़ों को फ़ोन में रिकॉर्ड करती है और देखते ही देखते इन्हें काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है। हम डिटेक को देख पाते हैं जो कि अब जवान हो चुका है। डिटेक देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसके पास बॉडी सोडी होती है और उसकी बॉडी सोडी देखकर एल्बा उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। वो अपने इस मन को मारकर डिटेक को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती थी कि जैसे वो डिटेक की ओर अट्रैक्ट हो रही है। अब डिटेक भी एल्बा की ओर अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन अभी उसे इस चीज़ का मतलब भी नहीं पता। अब एक दिन एल्बा नीचे कुछ काम कर रही होती है और डिटेक छत पर खड़ा होकर चारों तरफ कुछ देख रहा होता है और तभी वहाँ पर एल्बा कपड़े बदलने लगती है और इस चीज़ को डिटेक देख लेता है। एल्बा के शरीर को देखकर डिटेक उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन डिटेक को ये सब चीज़ देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। अब ये इसी तरह दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहते हैं। एल्बा जब भी कुछ काम करती है तो वो मदद मांगती है डिटेक से, और जब ये दोनों एक दूसरे को छूते हैं तो डिटेक को बहुत सारी फीलिंग्स महसूस होती हैं और डिटेक को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। खैर अब ये दोनों जब एक दूसरे के पास होते हैं तो तभी डिटेक एल्बा को किस कर लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एल्बा ये देख कर सिर्फ मुस्कुराती है। अब रात को यहाँ पर बहुत ही तेज की बारिश होने लगती है और बहुत ही तेज तूफान आने लगता है। एल्बा बाहर आकर गार्डन को ठीक करने लगती है और उसके पीछे पीछे डिटेक भी आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों को महसूस होता है कि इन दोनों का गार्डन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। एल्बा डिटेक से कहती है कि सुबह होने पर हम यहाँ से बार्सिलोना के लिए निकल जाएंगे। खैर अब सुबह होने पर एल्बा वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी उसके पास डिटेक एक ट्रैक्टर में बैठ कर आता है। दरअसल डिटेक ने वो ट्रैक्टर को ठीक कर लिया होता है। जब एल्बा ये सब चीज़ देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो डिटेक को अपने गले से लगा लेती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों ट्रैक्टर में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं बार्सिलोना के लिए। कुछ दिनों तक लगातार सफर तय करने के बाद ये दोनों बार्सिलोना तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही डिटेक जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। अब एल्बा भी जल्दी से अपने फादर को कॉल लगाकर उन्हें मैसेज देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर कॉल नहीं उठाते। अब ये चीज़ देखने के बाद एल्बा भी समझ चुकी थी कि शायद उसके फादर भी जिंदा नहीं है और अब शायद उन्हें नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन डिटेक उसे समझाता है और उसे कहता है कि हमें अभी थोड़ा और ढूंढना चाहिए। कई घंटों तक ये लोग ऐसे ही बार्सिलोना में घूमते ही रहते हैं और अब ये लोग पहुंचते हैं बार्सिलोना के एक बहुत ही बड़े स्टेडियम के अंदर। जब डिटेक उस स्टेडियम को देखता है तो वो स्टेडियम पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, लेकिन फिर भी डिटेक वहाँ पर पहुंचकर वहाँ पर फुटबॉल खेलने लगता है और एल्बा वहाँ की ऑडियंस में बैठकर डिटेक को चीयर करने लगती है। अब डिटेक अपने पहले गोल को मारने के लिए जाता है, जिस पर एल्बा जल्दी से उठकर कहती है कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और वो अपने कैमरे की मदद से इस चीज़ को रिकॉर्ड करती है। गोल करने के बाद डिटेक अपनी टी शर्ट को ऊपर कर पूरी तरीके से सेलिब्रेट करता है। टी शर्ट ऊपर होने की वजह से एल्बा उसके पूरे शरीर को देख पा रही थी और एल्बा डिटेक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ हो पाता दोबारा से एल्बा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। खैर अब रात के समय में ये दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर एल्बा डिटेक से कहती है कि मुझे पता है कि अट्रैक्शन क्या है और हम दोनों इस चीज़ से नहीं भाग सकते। हम जितनी जल्दी अपने इस अट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लें हमारे लिए उतना ही ठीक रहेगा। और इसके बाद एल्बा डिटेक को किस कर लेती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और ये दोनों अब पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये दोनों समुद्र के किनारे अपने घर बनाते हैं और वहाँ पर अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ को लाकर रखते हैं। अब एक दिन एल्बा डिटेक के पास आकर उसे बताती है कि वो जल्दी माँ बनने वाली है। अब ये चीज़ सुनकर डिटेक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एल्बा लाइब्रेरी से सारी किताबें लाती है ताकि उसे पता चल सके कि डिलीवरी कैसे करनी है और बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। अब डिटेक भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए वो अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। अब एक रात जब एल्बा काम कर रही होती है तो तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो जल्दी से डिटेक के पास आकर उसे बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। एल्बा डिटेक को बताती है कि मेरा लीवर पेन होना शुरू हो गया है और अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए तुम ध्यान रखना और शांति के साथ मेरे बच्चे को बाहर निकालना।
और अब ये दोनों लोग मिलकर डिलीवरी करते हैं। अब इन दोनों के एक लड़का होता है जिसका नाम ये लोग काई रखते हैं। अपने बच्चे की जिंदगी मारने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा खुश रहने लगे थे और ये दोनों लोग मिलकर बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। तभी एक दिन जब बाहर एल्बा बैठी होती है तो तभी अचानक से उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है। वो जल्दी से डिटेक को बुलाकर उसे ये बात बताती है, लेकिन जब डिटेक समुद्र की तरफ देखता है तो वो कहता है कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम दोनों पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। लेकिन फिर भी एल्बा नहीं मानती। उसे लगता है कि उस बोट के अंदर उसके पिता हैं। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है समुद्र के किनारे पर जहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ था। जब एल्बा उस आदमी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके फादर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे होश में लाकर उसे अपने घर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। उस आदमी का नाम होता है सर्गी। वो उन लोगों को बताता है कि वो कितनी मुसीबतें पार कर कर किसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचा। मैं तुम दोनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता था कि मैं अकेला इंसान बचा हुआ हूँ और अब जब मैंने तुम लोगों को देख ही लिया है तो अब मैं तुम्हें देखने के बाद और भी ज्यादा खुश हूँ। वो आदमी उन दोनों से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, जिस पर एल्बा उससे कहती है कि हाँ तुम हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन एल्बा के इस फैसले पर डिडेक खुश नहीं था। वो आदमी डिडेक से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे यहाँ पर रहने से खुश नहीं हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले तुम लोगों से गले लगना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा साल बीत चुके हैं लेकिन मैं किसी भी इंसान के गले नहीं लगाऊं। और अब जब ये तीनों आपस में गले लगते हैं तो वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। अब ये लोग जब उस आदमी को इतने ज्यादा भावुक देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस आदमी को अपने पास ही रखेंगे। वो आदमी इन लोगों को बहुत सी नई चीजें सिखाता है क्योंकि इस आदमी की सर्वाइवल स्किल इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब वो आदमी एल्बा के करीब जाता है तो ये बात डिटेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। एक दिन जब एल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो वो आदमी उसे छुप कर देख रहा होता है और उसे डिटेक देख लेता है। डिटेक उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, जिस पर वो आदमी कहने लगता है कि मैं सिर्फ एल्बा को एब्सॉर्ब कर रहा था। मैं एल्बा के लिए हनी लेकर आया हूँ जिससे कि उसे और उसके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जब वो आदमी एल्बा को हनी देता है तो एल्बा उसे थैंक्स कहती है, लेकिन अब डिटेक को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी बोट अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और अब तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद वो आदमी वहां से जाने लगता है। एल्बा उसे बहुत ही रोकने की कोशिश करती है। तब वो आदमी उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे यहाँ पर तो रह लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ मेरी बोट पर चलो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ये लोग बोट पर पहुंचकर अपनी पार्टी करना शुरू करते हैं। सर्गी उन लोगों से कहता है कि तुम आज रात मेरी बोट पर ही रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब डिटेक यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन एल्बा के ज्यादा कहने पर डिटेक भी वहाँ पर रुक जाता है। सर्गी उन लोगों के लिए वहाँ पर एक फिल्म चलाता है। अब फिल्म देखते देखते वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अब सुबह होने पर जब डिटेक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपनी जगह पर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और इसे देखकर डिटेक समझ जाता है कि जरूर सर्गी उनके साथ कुछ न कुछ घपला जरूर कर रहा है। तभी सामने से सर्गी आकर डिटेक के ऊपर हमला कर देता है। हमला होने की वजह से डिटेक पानी के अंदर गिर जाता है। डिटेक के गिरने की आवाज सुनकर एल्बा भी जाग जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे पानी में ही कूद जाती है। थोड़ी देर बाद एल्बा डिटेक को पानी से ऊपर लेकर आती है और वो देखती है कि सर्गी उनके बच्चे काई को लेकर वहां से जा चुका है और अभी लोग किसी तरीके से अपने घर वापस से आते हैं। लेकिन अभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चे को खो दिया है। अभी लोग किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पाना चाहते हैं, इसलिए ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार सर्गी अपने बच्चे को लेकर कहां पर गया होगा। और डिटेक भी बोट को ठीक करना शुरू कर देता है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्द अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलना है। तभी एल्बा को ध्यान आता है कि आदमी अपने साथ शहद लेकर आया था और अभी लोग ऐसा आइलैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शहद है। और अब फाइनली इन लोगों को पता चल जाता है कि वो आइलैंड कहाँ पर है और अभी लोग अपने बच्चे को बचाने की राह में उस आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं। डिडेक अपने साथ एक गन भी लेकर आया है। अभी लोग उस जगह के नजदीक आकर देखने लगते हैं कि आखिरकार उनका बच्चा कहाँ पर होगा और तभी सर्गी वहां पर निकल कर आता है। एल्बा सर्गी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो डिडेक को कहती है कि तुम अभी तुरंत इस आदमी को यहीं पर मार डालो। लेकिन डिडेक उससे कहता है कि हमें यहाँ पर उसे मारना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। अभी लोग देख पाते हैं कि सर्गी जा रहा है अपने फार्म हाउस की तरफ। डिडेक एल्बा से कहता है कि मैं सर्गी की तरफ जाऊंगा और तुम किसी तरीके से अपने बच्चे को छुड़ा कर लाना। और अब ये दोनों निकल जाते हैं। एल्बा अपने बच्चे को ढूंढने लगती है और उसका बच्चा उसे मिल भी जाता है। वो देखती है कि उसके बच्चे को एक बहुत ही बड़े पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है और उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था। वो अगल बगल में उस ताले की चाबी
चाबी ढूंढने लगती है। इधर दूसरी तरफ डिटेक्टिव सरगी पर पूरी तरीके से ध्यान रखा हुआ था। तभी डिटेक्टिव के पास एल्बा आती है और वो उसे बताती है कि हमारे बच्चे को एक बहुत ही बड़े पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है। तब डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम ये गन पकड़ो और सरगी का पूरी तरीके से ध्यान रखना, मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाकर यहाँ पर लाता हूँ। अब पूरी तरीके से एल्बा सरगी पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब उसे अपने बच्चे का एक रोकने की आवाज आती है तो वो पीछे मुड़कर देखने लगती है और इसी समय पीछे से सरगी आकर एल्बा को पकड़ लेता है। अब सरगी ने एल्बा पर बंदूक तान कर रखी हुई थी। अब सरगी जैसा कहता है डिटेक्टिव बिल्कुल ऐसा ही करता है। सरगी उन दोनों को ले जाकर वहां पर बांध देता है। सरगी उन लोगों से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और इसकी वजह से मैंने ये सब काम किया। अब एल्बा सरगी से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दो, बाद में हम लोग खुशी खुशी साथ में रहेंगे। अब ये सुनने के बाद सरगी एल्बा को आजाद कर देता है और उसे नीचे उसके बच्चे के पास लेकर जाता है और वो वहां पर पहुंचकर एल्बा से कहने लगता है कि मैं जब भी कहूँ तुम्हें अपने बच्चे को रुलाना होगा। एल्बा उससे अपने बच्चे की भीख मांगती है। तब सरगी उसे उसकी चाबी दे देता है और इसके बाद एल्बा जल्दी से अपने बच्चे को निकाल कर उसे दूध पिलाने लगती है और उसे दूध पिलाते हुए देखकर उसे गंदी निगाहों से देखने लगता है। अब एल्बा मौका पाकर काई को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी बंधा हुआ था। सरगी एल्बा को पीछा करने की बजाय वहीं पर खड़ा रहता है और डिटेक्टिव को वहां पर टॉर्चर करने लगता है। अब जब एल्बा डिटेक्टिव के दर्द की आवाज को सुनती है तो वो उसे सुनकर रुक जाती है और इसके बाद वो डिटेक्टिव को छोड़कर एल्बा के पीछे जाता है। उसे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, वो उस बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। अब जब वो उस बच्चे की आवाज के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एल्बा ने उसे चकमा दिया। दरअसल उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज की रिकॉर्डिंग कर वहां पर रखी हुई थी। अब ये देखकर सरगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम एल्बा को देख पाते हैं जो कि डिटेक्टिव के पास पहुंचकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सरगी आ जाता है। एल्बा सरगी से कहती है कि तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज तुम हमें यहाँ से जाने दो और चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन अब सरगी बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और वे कहकर एल्बा के पैर में गोली मार देता है। ये देखने के बाद डिटेक्टिव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेता है और पीछे से आकर स्टैप कर देता है सरगी को। अब ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एल्बा उठाकर सरगी को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन फिर भी सरगी एल्बा को धक्का देकर वहां से गिरा देता है। ये दोनों इसी तरह बहुत ही देर तक लड़ते रहते हैं। तब डिटेक्टिव एक लोहे की चीज उठाकर सरगी पर हमला कर देता है, लेकिन सरगी भी उस पर एक गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। अब किसी न किसी तरीके से डिटेक्टिव सरगी को मार देता है, लेकिन अब डिटेक्टिव को गोली लग चुकी थी। अब सबसे पहले डिटेक्टिव जाता है अपने बेटे काई के पास और वो अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाकर वहीं पर गिर जाता है। अब एल्बा जल्दी से वहां पर आकर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब डिटेक्टिव अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। डिटेक्टिव की मौत की वजह से एल्बा बहुत ही बड़े सदमे में थी और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। अब रात होने पर एल्बा डिटेक्टिव की डेड बॉडी को पानी में बहा देती है और उसके बाद अपने बच्चे को वापस से लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। अब ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और हमें बहुत ही समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काई को देखते हैं जो कि अब बहुत ही बड़ा हो चुका है, जो कि पूरा दिन फुटबॉल खेलता रहता है। अब एल्बा उसके पास आती है और उसे उसके डैड की वीडियोस दिखाने लगती है। अपने पिता को वीडियोस देखने के बाद काई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।